गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस से अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना हो, पी एंड एल अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो, तो वो कैसे बनाते हैं हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया और हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे। सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है, लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, इन सब के बारे में भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से भी कम है तो हम नोशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड 25% और 25% से ज़्यादा है बट 50% से कम है तो नोशनल प्रॉफिट का कितना प्रोपोर्शन हम पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50 और 50 से ज़्यादा हो बट 90 से कम हो तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90 या 90 से भी ज़्यादा हो तो अभी तक हमने उसको डिस्कस नहीं किया। आज हम सबसे पहले उसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 90% या 90% से भी ज़्यादा सर्टिफाइड हो जाए तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और कितना रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करना स्टार्ट करते हैं। आप लिखिए, इफ वर्क सर्टिफाइड इज, 3 सिचुएशन हम कर चुके, आज हम करेंगे लास्ट सिचुएशन। इफ वर्क सर्टिफाइड इज, इफ work certified is %90 or more of contract price, तो नोशनल प्रॉफिट का कितना प्रोपोर्शन पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। इसके लिए हमें टोटल 4 फॉर्मूले दे रखे। कितने फॉर्मूले दिए हुए? 4। वो चारों आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप चारों फॉर्मूले से बताओ पी एंड एल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, ऐसा भी आ सकता है। तो ये जो 4 फॉर्मूले मैं आपको लिखा रहा हूँ ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट नोशनल प्रॉफिट। मैंने यहाँ नोशनल प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब आप कहोगे ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकेंड फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, estimated profit multiply by cash received divided by contract price, divided by contract price। तीसरा फॉर्मूला, estimated profit, estimated profit multiply by cost up to date, cost up to date divided by total contract cost, total contract cost। फोर्थ, estimated profit multiply by cost up to date divided by total contract cost multiply by cash received
डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब आप कहोगे कि इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप एकदम सही हो, आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? पहला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, थर्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तीसरा मैंने आपको लिखा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और फोर्थ मैंने आपको लिखा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये चार जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। चार फॉर्मूले ये और दो फॉर्मूले जो हमने पहले लिखे, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये आपको 6 जो फॉर्मूले हैं ये याद करने ही पड़ेंगे। नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रोपोर्शन P&L में ट्रांसफर होगा, इसके लिए 25% और लेस तो 0, 25 और 25 से ज़्यादा बट 50 से कम तो 1/3 वाला फॉर्मूला, 50 और 50 से ज़्यादा बट 90 से कम तो 2/3 वाला फॉर्मूला, और 90 और 90 से ज़्यादा तो ये चार फॉर्मूले। ठीक है, फिर क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला चारों में से कहे आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात आती है ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। नोशनल प्रॉफिट तो हमने समझ लिया, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, नोशनल प्रॉफिट। बट व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? तो चलिए नोट कीजिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? इक्वल्स टू, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आप उसमें से माइनस करो कॉस्ट अप टू डेट, कितना खर्चा अभी तक लग चुका है वो माइनस करो, और माइनस करो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, और कितना एक्सपेंडिचर लग सकता है। क्या करना है आपको, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से माइनस करो जो खर्चा लग चुका है, और माइनस करो और कितना खर्चा लगना है, और माइनस प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी, अगर कंटीजेंसी के लिए कोई प्रोविजन है तो वो भी माइनस करो, एंड द रिजल्ट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट पर कितना एक्सपेंडिचर इनकर कर चुके हैं, और कितना खर्चा लगेगा, और प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी। अगर ये तीनों हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी हो, मतलब आपको ये दे रखा है कि और कितने खर्चे लग सकते हैं, अगर उसकी डिटेल दे रखी हो तो आप मान लो कि आपको इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि नोशनल प्रॉफिट में से P&L में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा उसके लिए आपको इन चार में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है, हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब वर्क सर्टिफाइड 90% या 90% से ज़्यादा हो, राइट ना। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वर्क सर्टिफाइड 90% से भी कम है तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है वर्क सर्टिफाइड इज ओनली 70%, वर्क सर्टिफाइड इज ओनली 60%। अब 70% है, 60% है, तब तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2/3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी हो,
अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि और क्या क्या एक्सपेंडिचर लग सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी हो, तो इसका मतलब है आपको वो जो 2/3 या 1/3 वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई नहीं करना है। फिर भले ही वर्क सर्टिफाइड 60 हो, 70 हो, 80 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, उस सिचुएशन में हमें इन 4 में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी है तो हमें ये नहीं देखना है कि वर्क सर्टिफाइड 90 या 90 से ज़्यादा है या कम है। अगर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी हो तो हमें इन 4 में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके नोशनल प्रॉफिट का वो पोर्शन P&L में ट्रांसफर करना है, बाकी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। करेक्ट? तो इसका मतलब है ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे? जब 90 और 90 से ज़्यादा होगा तब, और दूसरा जब क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की डिटेल दे रखी होगी तब। ठीक है, चलिए अब आपको हो गया कि इन 4 में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब क्या, कौन सा अप्लाई करना है? आपको क्वेश्चन में रेफरेंस दे रखा होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको रेफरेंस दे रखा है, आपको दे रखा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब तो ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे? सेकंड नंबर फॉर्मूले का यूज करोगे। किसका? सेकंड नंबर फॉर्मूला। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। करेक्ट? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको लिखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें से माइनस करोगे जितना खर्चा अभी तक लग चुका है। अब आप कहोगे ये कहां से निकालेंगे? जितना खर्चा अभी तक लग चुका है ये कहां से आएगा? तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आपने जो भी खर्चे लिखे हैं उन सब की टोटल कर लो। उन सब की टोटल को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अप टू डेट, मतलब जो खर्चा अभी तक लग चुका है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड के सारे एक्सपेंडिचर की टोटल, इट इज कॉस्ट अप टू डेट। फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आपको डिटेल दे रखी होगी, वहां से कैलकुलेट कर लो। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी जरूरी नहीं कि दिया वही होगा, अगर दे रखा है तो माइनस करो, अगर नहीं है तो ठीक है, ओके। तो रिजल्ट क्या आया? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और फिर आपको इन चारों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे, और कुछ आप घर पे थोड़ा सा बार बार रिवाइज करोगे तो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके है। चलिए, हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे? हम 11 तक क्वेश्चन कर चुके थे। करेक्ट ना? हम 11 तक क्वेश्चन कर चुके थे और उसमें से हमने कोई भी होमवर्क नहीं दिया था। मतलब जितना भी दिया था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? लास्ट क्लास में हमने 4th किया था, लास्ट क्लास में हमने 7th किया था, है ना? और वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लास्ट क्लास में हमने 10th किया, लास्ट क्लास में हमने 11th किया। करेक्ट? चलिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, और ये स्टडी मॉड्यूल से ले रखा है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल से ले रखा है। ए कंपनी ऑफ बिल्डर took to a multi-storied structure for rupees 40 lakh। 40 लाख क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 40 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया, इट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी 36,80,000। देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दे रखी है, मतलब ये एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट नहीं है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, विच इज 36,80,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, हमने ये जो फॉर्मूला लिखा ना, अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये जो 4 फॉर्मूले बताए, इसमें एक वर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एक और वर्ड लिखा हुआ है, उसका भी हम मतलब लिख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ लिखा है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये क्या होती है? देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है अभी, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो समझ में आ गया। वर्क सर्टिफाइड हम अभी तक कर ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। कॉस्ट अप टू डेट का मतलब समझा दिया कि अभी तक जितने भी एक्सपेंडिचर लग चुके हैं हम उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट अप टू डेट। ये एक वर्ड है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब लिख लीजिए,
टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब लिख लीजिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट अप टू डेट, अभी तक जो एक्सपेंडिचर लग चुका है उसमें ऐड करो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, और कितने एक्सपेंडिचर लगेंगे, और उसमें ऐड करो प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी, इसको हम कहते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मतलब ये जो तीनों एक्सपेंडिचर है, कौन कौन से, जो एक्सपेंडिचर लग चुका है, जो एक्सपेंडिचर और लगने वाला है, और प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी, इन तीनों को ऐड कर दो, रिजल्ट इज व्हाट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इस क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्टली दे रखी है, देखो यहां दिया ना, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी 36,80,000, इट इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और 40 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब टोटल खर्चा ही दे रखा है, अभी तक जो लग चुका है प्लस और जो लगेगा सबकी टोटल करके 36,80,000। एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव्ड 14,40,000, हमें 14,40,000 अमाउंट रिसीव हो चुका है, और ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है। 14,40,000, 14,40,000 इज कैश रिसीव्ड, 14,40,000 इज कैश रिसीव्ड, और वर्क सर्टिफाइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये जो 14,40,000 है, 14,40,000 इट इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 14,40,000 में अगर 90% का मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा वर्क सर्टिफाइड हमें मिलेगा 16 लाख, 16 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। देन नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड हमें दे रखा है 40,000, वर्क नॉट सर्टिफाइड यानी कि अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है, इट इज 40,000, करेक्ट। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड, ये एक्सपेंडिचर अभी तक लग चुके हैं, मटेरियल 4 लाख, लेबर 10 लाख और प्लांट 80,000। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वर डैमेज, मतलब हम क्या करते हैं, इसको मटेरियल में से माइनस कर देते हैं। प्लांट इज कंसिडर्ड एज हैविंग डेप्रिसिएटेड एट 25%, ये जो 80,000 का प्लांट है इस पे 25% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20,000। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट and show all the possible figure that can reasonably be credited to P&L account। estimated profit हमें दे रखा है 3,20,000, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बताना है all the possible figure, मतलब P&L में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या पॉसिबल फिगर हो सकते हैं, सब बताना है। तो मतलब चारों फॉर्मूले से बताना है कि P&L में कितना ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कहोगे यहाँ पर एस्टिमेटेड वाले क्यों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, देखो यहां पर वर्क सर्टिफाइड कितना है, यहां वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 40 लाख, तो यहां वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का केवल 40% है, और 40% पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/3 वाला, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बट यहां पर मैंने आपको कहा एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर की डिटेल, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सब कुछ दिया हुआ है और ये दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, भले ही वर्क सर्टिफाइड 90 और 90 से ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं भी है, बट फिर भी हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेटेड वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है, तभी तो क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले तो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आप लिखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन इजी है, केवल आपको क्या करना है, चार फॉर्मूले से ये बताना है कि P&L में कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड,
वर्क सर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट किया, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 90%, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड हमें दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000, वर्क अनसर्टिफाइड 40,000। फिर हम यहां लिखते हैं टू मटीरियल, इनर कॉलम में लिखते हैं मटेरियल की कॉस्ट 4 लाख, इनर कॉलम में लिखते हैं 4 लाख, इसमें से लेस करेंगे मटेरियल डैमेज हो गया 20,000 का, मतलब लॉस्ट हो गया, मटेरियल लॉस्ट 20,000, तो मटेरियल की कॉस्ट 3,80,000। टू लेबर, लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है 10 लाख, लेबर की कॉस्ट 10 लाख, और टू डेप्रीसिएशन, कितने का प्लांट है, हमारा जो प्लांट है वो 80,000 का है, और 80,000 के ऊपर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 25%, 80,000 का 25% होता है 20,000, 20,000 हमारा डेप्रीसिएशन आएगा, और हमें नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा, टू नोशनल प्रॉफिट टोटल 16,40,000, 380 प्लस 10 लाख प्लस 20,000, 14 लाख माइनस करेंगे 2,40,000 हमारा नोशनल प्रॉफिट। अब हमें नोशनल प्रॉफिट को आगे ट्रांसफर करके P&L वाला अमाउंट ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके से बताना है P&L में कितना ट्रांसफर होगा। तो आप इसको यहीं पर है ना कंप्लीट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ तक ही बनाओ। अब देखो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू P&L, अमाउंट ट्रांसफर टू P&L। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, पहला एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमें दे रखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में डायरेक्टली 3,20,000, 3,20,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 40 लाख, इक्वल्स टू 1,28,000। सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड 14,40,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इक्वल्स टू 1,15,200। थर्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000, कॉस्ट अप टू डेट। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है उसमें सारे एक्सपेंडिचर की अगर टोटल करते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट अप टू डेट। सारे एक्सपेंडिचर की टोटल करें तो ये होता है 14 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट लाइन में दे रखी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 36,80,000, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 36,80,000। मतलब हमने एस्टिमेट किया कि टोटल जो खर्चा आएगा, मतलब अभी तक जो खर्चा लग चुका है
प्लस जो और एक्सपेंडिचर लगेगा उन सबको मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर 36,80,000। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 36,80,000 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, 1,21,739। और फोर्थ एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000, कॉस्ट अप टू डेट 14 लाख, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 36,80,000, कैश रिसीव्ड 14,40,000, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, इक्वल्स टू 109,565, 109,565। मतलब इतना अमाउंट हम P&L में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का जो अमाउंट होगा वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला कहता है कि P&L में ट्रांसफर होगा 128, सेकंड कहता है 115,200, थर्ड कहता है 121,739 और फोर्थ कहता है 109,565। और जो रिमेनिंग नोशनल प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा रिजर्व में। करेक्ट। तो एग्जाम में तो नहीं आ रखा ये क्वेश्चन। चलिए आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए जहां जहां पर भी पेंडिंग है। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेसिकली वो पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही है, ये एस्टिमेटेड वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए कर ही लेते हैं। ये एस्टिमेटेड वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था ना, 1/3 और 2/3 वाला, ये उस टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 2015 के एग्जाम में आपके आ चुका है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 80% कंप्लीट in the first year of construction as certified। मतलब जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है। अच्छा 80% पे हम कौन सा फॉर्मूला नॉर्मली अप्लाई करते हैं, 2/3 वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, और जितना वर्क सर्टिफाइड उसका 75% कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट कर दिया as and when certified and makes the final payment on the completion of the contract। मतलब अभी तक वर्क सर्टिफाइड का 75% कॉन्ट्रैक्टी ने पे किया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट ईयर। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, हमें वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 80,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने P&L में कितना ट्रांसफर किया, 60,000 P&L में ट्रांसफर किया।
कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, अभी तक जो वर्क हो चुका है उसकी कॉस्ट दे रखी है 8,80,000 रुपीज। अभी तक जो वर्क कंप्लीट हो चुका है उसकी हमें कॉस्ट दे रखी है 8,80,000। आपको नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या पता करना है आपको नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो कैसे बनेगा देखो आप समझना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को नहीं कह रखा है, ये कहता है आप नोशनल प्रॉफिट निकालो, है ना। ये नहीं कह रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। अब समझना, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो वर्क सर्टिफाइड है, ये जो वर्क सर्टिफाइड है वो है 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है, ठीक। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल। यहां पर देखो कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस वगैरह की डिटेल नहीं है, तो वो जो पहले हमने रूल पढ़े थे कि 80% पे 2/3 वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल हमें पता है, हमने पी एंड एल में कितना ट्रांसफर किया 60,000, पी एंड एल में हमने ट्रांसफर किया 60,000, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नोशनल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 75% है। तो हमें कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सीधा 75% कर सकते हैं, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा कर सकते हैं। हमें सब कुछ पता है, केवल और केवल एक चीज नहीं पता, क्या, नोशनल प्रॉफिट। तो क्या हम नोशनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट? देखिए ये जो 60,000 है इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू ये 60,000, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसका करेंगे, 2 का और 75 का, 2 और 75 का डिवाइड हो जाएगा, तो हमें नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150 150, तो 1,20,000 हमारा नोशनल प्रॉफिट आएगा 1,20,000। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना था, नोशनल प्रॉफिट ही पता करना था, पता कर लिया। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर कहते, वैसे तो दे नहीं रखा है बट आपको यहाँ लिखा होता वर्क सर्टिफाइड भी पता करो, तो कैसे करते, आपको लिखा हुआ होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी पता करो, तो कैसे पता करते, वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं, ठीक, समझना आप लोग। इस अब जो मैं लिखा रहा हूँ वो हम केवल हमारी कैलकुलेशन से समझ रहे हैं, आंसर तो यहाँ पे एंड हो चुका है। देखो अब अगर मुझे यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड पता करना हो तो देखो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, सारे एक्सपेंडिचर की टोटल दे रखी है हमें, देखो यहाँ दे रखा है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, तो अभी तक जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी टोटल कितनी है, कॉस्ट 8,80,000। नोशनल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, नोशनल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,20,000। इधर क्या आता है, इधर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें आता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। हमें क्या पता है, वर्क अनसर्टिफाइड पता है 80,000, हमें वर्क अनसर्टिफाइड पता है 80,000, तो क्या हम वर्क सर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? 880 और 120 ये होता है 10 लाख, 10 लाख में से 80,000 में माइनस करूंगा तो वर्क सर्टिफाइड मुझे मिल जाएगा 9,20,000। अच्छा, जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड 9,20,000 और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 80% है, तो 9,20,000 डिवाइडेड बाय 80%, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई 11,50,000। मान लो इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड निकालना होता तो हम ऐसे निकाल सकते थे 920, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना होता तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, करना नहीं है, केवल हमें
पता केवल इसमें नोशनल प्रॉफिट को ही करना था, ठीक है। तो आंसर हमारा केवल इतना सही है। कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। ये पहले वाला क्वेश्चन टाइप है, ये एस्टिमेटेड वाला क्वेश्चन नहीं है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हो गया 14, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 के एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूट ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन 90% कंप्लीट। 90% कंप्लीट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू P&L अकाउंट अंडर एनी 3 मेथड्स। कोई भी 3 मेथड से पता करो कि हम P&L में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो 90% पे 4 वाले फॉर्मूले अप्लाई होते हैं ना, उसमें से कोई भी 3 फॉर्मूले आपकी इच्छा से आप अप्लाई कर दो, ठीक है ना, एनी 3। पहले डिटेल देखते हैं क्या क्या दे रखा है। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है अभी तक का 450। फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस टू 25। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है, वर्क सर्टिफाइड दे रहा है, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है, और कैश रिसीव्ड दे रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, 4 में से कोई भी 3 लगाने हैं तो पहले 3 ही अप्लाई कर देते। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। अच्छा, मगर पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा। चलिए लिखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या बताया था मैंने आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए? जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6,12,000। हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6,12,000। उसमें से आप माइनस करो कॉस्ट अप टू डेट। अभी तक कितना एक्सपेंडिचर लग चुका है? अभी तक हमारा एक्सपेंडिचर लग चुका है 4,50,000। ये एक्सपेंडिचर अभी तक लग चुका है। और माइनस करो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस। और कितना एक्सपेंडिचर लग सकता है? और कितना एक्सपेंडिचर लग सकता है? 25,000। 25,000 एक्सपेंडिचर और लग सकता है। तो 6,12,000 में से हम माइनस करेंगे 450 जो लग चुका है, माइनस करेंगे 25 जो और लग सकता है। तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया 1,37,000। 137 इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और अब हम यहां पर प्रॉफिट कितना P&L में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। फर्स्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,37,000 मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड हमारा है 550,800 और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 6,12,000। तो 137,000 डिवाइडेड बाय 6,12,000 मल्टीप्लाई बाय 550,800, इट इज 1,23,000
300, 1,23,300। सेकेंड, अब हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी 3 फॉर्मूले अप्लाई करो, तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, है ना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, 1,37,000। हमें कैश कितनी रिसीव्ड हुई, हमारी कैश रिसीव्ड हमें दे रखी है 440,640, 440,640 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6,12,000, 137,000 डिवाइडेड बाय 6,12,000 मल्टीप्लाई बाय 440,640, इट इज 9,8,640। देन थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट अप टू डेट, कॉस्ट अप टू डेट या कॉस्ट टिल डेट, अभी तक कितना खर्चा लग चुका है ना, कॉस्ट अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,37,000, कॉस्ट अप टू डेट, अभी तक टोटल एक्सपेंडिचर लग चुका है 4,50,000, 4,50,000 अभी तक एक्सपेंडिचर लग चुका है, और टोटल खर्चा कितना, मतलब अभी तक जो लग चुका है प्लस और कितना लगेगा, तो अभी तक लग चुका है 450 और 25 और लग सकता है, तो 450 प्लस 25 475, 475 इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। 1,37,000 डिवाइडेड बाय 475 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000, इट इज 1,29,789। वैसे तो एक और फॉर्मूला है, मगर 3 ही अप्लाई करने हैं तो चारों क्यों अप्लाई करें, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रेक्स लिमिटेड कमेंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹5 लाख, बट रेक्स लिमिटेड एक्सेप्टेड द सेम फॉर ₹4,50,000। देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले तो फिक्स की थी 5 लाख, बट कॉन्ट्रैक्टर ने उसको 450 में एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे हिसाब, हमारे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो 450 होगी,
5 लाख नहीं, जब कॉन्ट्रैक्टर खुद ही कम पे एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर टिल 31 दिसंबर 2018, कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2018 को, और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन ईयर 2019 आर गिवन बिलो। ये तो हमें दे रखे एक्चुअल, ये वाला जो दे रखा है ये तो एक्चुअल का दे रखा है, और ये हमें दे रखे हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। तो एक बार आप एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को तो भूल जाओ, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, एक्चुअल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है वो एक्चुअल से बनता है। ये एस्टिमेट दिए हुए, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, उसके बाद में हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, और फिर P&L में जो ट्रांसफर होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो एस्टिमेट अभी एक बार आप जाने दो, अभी आप केवल कहाँ देखोगे, एक्चुअल को देखोगे। प्लांट इज सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे 20% का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है जिसमें हम कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। The contract is likely to be completed on 30th September 2019. You are required to prepare the contract account for the year ended 31st December 2018. Working should be clearly given. तो देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुआ, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2018 को ईयर एंड हो रहा है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। 1 जुलाई से 31 दिसंबर का हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले लिखते हैं टू मटीरियल 75,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, और यहां पर मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5,000। तो मटेरियल की कॉस्ट 70,000 टू लेबर की कॉस्ट हमें दे रखी है 55,000। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा वो एक्चुअल से बनेगा, ठीक है। एस्टिमेट जब हम आगे काम करें, मतलब जब हम एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे तब एस्टिमेट्स काम आएंगे। उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20,000 टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमें दे रखा है वर्क सर्टिफाइड, इधर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड हमारा 2 लाख, वर्क सर्टिफाइड हमारा 2 लाख, और वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 7,500। वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 7,500, ठीक है। अच्छा, इधर आएगा डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन कितना है, अब समझना। हमने प्लांट परचेज किया 40,000 का, अब कब परचेज किया ये दिया हुआ नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, उसी दिन हमने प्लांट खरीद लिया 40,000 का। एक प्लांट 10,000 का हमने रिटर्न किया, मगर कब रिटर्न किया, 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड होने पे रिटर्न किया। तो जो प्लांट रिटर्न किया है उस पर भी पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और जो रिमेनिंग प्लांट है उस पर भी 1 जुलाई से 31 दिसंबर। तो हम यहाँ पर अलग अलग डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं। जो 10,000 है उस पर डेप्रीसिएशन की रेट 20%, और 6 मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर ये डेप्रीसिएशन होगा 1,000। और एक और प्लांट है 30,000, 40,000 का प्लांट परचेज किया था, उसमें से 10,000 का तो रिटर्न कर दिया, उस पर भी 6 मंथ का, और जो रिमेनिंग 30,000 है उस पर भी 20% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 3,000। हमें मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट कितना आएगा, क्रेडिट साइड की टोटल करें,
क्रेडिट साइड की टोटल करें तो ये होती है 2,07,500। इधर भी लिखते हैं 2,07,500। तो 2,07,500 में से माइनस करेंगे 70,000, माइनस करेंगे 55,000, माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 1,000, माइनस करेंगे 3,000। 58,500 नोशनल प्रॉफिट बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट। 58,500 नोशनल प्रॉफिट को आगे ट्रांसफर करेंगे। इसमें से कुछ हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, कुछ हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टोटल लिखते हैं 58,500। अब कितना P&L में जाएगा और कितना रिजर्व में, तो यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए मतलब आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब वैसे तो देखा जाए तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 लाख है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 450, तो 50% से भी कम है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है 1/3 वाला। बट हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसका मतलब है वहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंडिचर और लगेंगे। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, देखो 31 दिसंबर तक तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना चुके। अब 1 जनवरी से कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक कितना और खर्चा लगेगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर तक कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब है 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2019 तक और कितना खर्चा लग सकता है ना। अब आपको क्या करना है, जो टेबल दे रखी है उसमें जो एस्टिमेट दिए हुए हैं वहां से जाके चेक करना है कि और कितना खर्चा लगेगा, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। देखो यह एस्टिमेट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी है 130। एस्टिमेट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी है 130 प्लस जो 31 दिसंबर 2018 को क्लोजिंग स्टॉक था 5000, जो 31 दिसंबर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक था 5000, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपन स्टॉक होगा। और नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है निल। तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2019 हम 1,30,000 का तो मटेरियल परचेज करेंगे। 1 जनवरी को 5,000 का ओपनिंग और क्लोजिंग निल, तो मटेरियल कंजम्पशन होगा 135। अच्छा, उसके बाद लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट हमें एस्टीमेट में दे रखी है 60,000, तो हम यहां लेबर की कॉस्ट एस्टीमेट में लिखते हैं 60,000। फिर हमें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमें एस्टीमेट में दे रखे हैं 35,500, तो हम यहां लिख देते हैं 35,500। फिर एक और एक्सपेंडिचर आएगा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कितना, तो देखो हमने इस बार कोई भी नया प्लांट नहीं परचेज किया, मतलब नया प्लांट परचेज नहीं है। तो जो पुराना लास्ट ईयर परचेज किया था, लास्ट ईयर हमने कितना प्लांट परचेज किया था 40,000, उसमें से 10,000 का प्लांट हम ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं, रिमेनिंग कितना बचा 30,000। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो 30,000 वाला रिमेनिंग प्लांट है वो अगले साल काम आएगा। अच्छा, वो अगले साल उसमें से भी कुछ रिटर्न कर रहे हैं, अगले साल उसमें से भी कुछ प्लांट रिटर्न कर रहे हैं, मगर कब रिटर्न कर रहे हैं 30 सितंबर को ही रिटर्न कर रहे हैं, और 30 सितंबर को तो कॉन्ट्रैक्ट ही एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 30,000 के प्लांट पर 20% से 9 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन का यह मेथड स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए 30,000। अगर मान लो WDV मेथड होता तो 30,000 वाले प्लांट पे लास्ट ईयर जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती फिर उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते, मतलब WDV मेथड होता तो, है ना। आपको शायद WDV मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पता होगा। तो 30,000 का प्लांट 40,000 का लास्ट ईयर खरीदा था, 10,000 का तो लास्ट ईयर रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है 30,000 का प्लांट नेक्स्ट ईयर यूज आएगा 1 जनवरी से 30 सितंबर तक। तो 30,000 पे 9 मंथ का डेप्रीसिएशन 20% से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 4,500, और ये हमें मिल जाती है
एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस की टोटल 135 प्लस 60,000 प्लस 35,500 प्लस 4,500, इट इज 2,35,000। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस 2,35,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वैसे आपको बता दूं कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं एस्टिमेटेड वाले, वो जो हमने पहले पढ़े ना जिसमें 1/3 2/3 वाले फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 4,50,000 हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट अप टू डेट, अभी तक कितना खर्चा लग चुका है। और ये कैसे करेंगे? आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आपने एक्सपेंडिचर लिखे उन सब की टोटल कर लो। 70,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, 149, 1,49,000 का एक्सपेंडिचर लग चुका है। और कितना एक्सपेंडिचर लगेगा? एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर लग सकता है 2,35,000। कितना खर्चा और लग सकता है? अच्छा, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी नहीं है तो 450 माइनस 149 माइनस 2,35,000, 66,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और अब हम पता करेंगे पी एंड एल में कितना ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल, पी एंड एल में कितना ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको कहा था सेकंड वाला फॉर्मूला बेस्ट है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला, अगर कोई मेथड के बारे में नहीं लिखा हो तो, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा हो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 66,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड। अभी तक हमें कितना कैश मिल चुका है? 1,80,000 कैश मिल चुका है। तो 1,80,000 कैश रिसीव्ड और हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4,50,000। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, 26,400 पी एंड एल में ट्रांसफर होगा। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया उसमें आपने लिखा ना टू पी एंड एल, यहां पर लिखोगे 26,400 और बाकी का कहाँ लिखोगे? रिजर्व में लिखोगे। बैलेंसिंग फिगर जो नोशनल प्रॉफिट है 58,500 माइनस 26,400, 32,100 का जो नोशनल प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग नोशनल प्रॉफिट है वो पी एंड ट्रांसफर हो जाएगा। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है, मतलब आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
ओके। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसके फॉर्मूले डिस्कस किए, हमने 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए, 12, 13, 14, 15। अभी हमें एस्टिमेटेड वाले और क्वेश्चंस कंप्लीट करने, तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और आएगा, एस्केलेशन क्लॉज। वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, क्या एडजस्टमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वो उसमें सीखेंगे। वो आपको एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एस्केलेशन क्लॉज। तो आई थिंक नेक्स्ट और नेक्स्ट 2 क्लास में ये जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।